रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हम कर रहे थे, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ एरर बता दिया था। ठीक, शायद पढ़ भी लिया होगा आपने। पढ़ लिया नहीं? थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा? चलिए, इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम आज कर रहे हैं, और कुछ क्वेश्चंस हम आपको करने के लिए दे देंगे। ठीक, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लास्ट क्लास में नहीं थे, इससे पहले वाली क्लास में, जो पहली क्लास रेक्टिफिकेशन की हमने पढ़ी थी उसमें नहीं थे, आप लोग नहीं थे। ठीक, तो आप लोग आज जाने से पहले पहली वाली क्लास जो मैंने ली थी उसकी रिकॉर्डिंग आप ले लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आती है तो हम अलग से, क्योंकि उसमें मैंने केवल समझाया है, मैंने कुछ उसमें क्वेश्चन करना नहीं बताया। ठीक है, जो क्वेश्चन करना कैसे करना है वो हम आज सीख रहे हैं। अच्छा ये बताएं, जैसे हमसे कोई गलती हो गई, हमने देखा लास्ट क्लास में सीखा था, यानी हमने बताया था कि अगर अकाउंटिंग करते समय किसी भी स्टेज पर, स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग में, जैसे रिकॉर्डिंग है, ठीक है, इसके बाद पोस्टिंग है, कोई गलती हो जाती है तो हम उसको एंट्री बना के ही ठीक करते हैं। अब ये बताओ कि अगर हमसे कोई गलती हो गई अकाउंटिंग में, तो क्या उसे जैसे ही हमें पता चले तुरंत सही कर लेना चाहिए, या फिर हम उसे नोट करें एक जगह और एक सर्टेन डेट डिसाइड करें, उस दिन बैठें और जितनी भी गलतियां उस दिन तक हमारी पकड़ में आई उन सारी गलतियों को हम उस दिन ठीक कर दें? क्या तरीका ज़्यादा बेहतर है कि मिली फिर सही करा, मिली फिर सही करा, या फिर हमने नोट करनी और एक दिन बैठे नहा धोके और उसके बाद हमने सारी गलतियां ठीक कर दी? बताएं। सेकंड वाला, बिल्कुल सेकंड वाला तरीका ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर इससे पहले किसी डिपार्टमेंट की, किसी सरकारी विभाग की, या किसी ऐसे ऑडिटर की जो अपॉइंट हमने किया था, वो आ जाता है और वो चेक करता है और उन एरर्स की वजह से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ कमियां मिलती हैं, तो क्या हमें इस बात पे छोड़ दिया जाएगा कि नहीं, हमने तो खुद ही गलतियां नोट कर रखी है? वो पूछेगा साहब ये देखिए 6 गलतियां हैं, आप कहोगे 6 नहीं है साहब, ये तो 20 हैं, तुम क्या दिखा रहे हो, ये तो मेरे पास नोट है, ये लो रजिस्टर में, तुम क्या दिखाओगे? बोले सब नोट कर रखी है मैंने तो। बोले मैं तो इंतजार कर रहा था 20 तारीख 31 तारीख को बैठते हैं, 31 तारीख को बैठेंगे दुकान बंद करके और उस दिन सारी गलतियां सही करेंगे। तो भाई से ये नहीं मानी जाएगी, आप इस पर कोई पेनल्टी नहीं लगा सकते, क्योंकि आपने तो वो गलती ढूंढी नहीं। आप तो वो गलती ढूंढो जो मैंने नोट ना कर रखी हो, ये तो मैंने नोट कर ही रखी है। तो क्या इस बात पे मुझे वो सरकारी विभाग का अफसर या ऑडिटर छोड़ देगा, या अगर कोई पेनल्टी होगी तो वो लगा देगा? बताएं, लगा देगा वो क्या? इससे क्या मतलब, मुझे तो आपकी बुक्स हर समय क्या चाहिए, अप टू डेट। अब अगर आपको कोई गलती पता ही नहीं है तो अलग बात है, आप सही कर ही नहीं सकते थे, लेकिन अगर आपको पता है तो फिर आपको वो तुरंत ही सही कर लेनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम इस बात का इंतजार नहीं कर सकते कभी भी कि बाद में भविष्य में कभी टाइम मिलेगा तो हम उन गलतियों को ठीक करेंगे। हमें जैसे ही गलती मिलेगी उसको तुरंत सही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर चोट लग गई है तो उसको तुरंत उस पर दवाई लगाइए, ये नहीं कि चलो ठीक है 2-3 चोटें इकट्ठी हो जाएं उसके बाद सब पे दवाई लगा लेंगे, दवाई भी ख़राब नहीं होगी। ठीक, तो जैसी चोट लगेगी तुरंत दवाई लगानी पड़ेगी, ऐसे ही जैसे ही गलती होगी तुरंत सही भी करना पड़ेगा। अब क्योंकि तुरंत सही करना पड़ेगा इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हमारी रेक्टिफिकेशन की क्या बन जाएंगी, अलग अलग स्टेजेस बन जाएंगी, स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन। कोई एक एंट्री, कोई एक एरर जिसकी रेक्टिफायर एंट्री एक स्टेज पर कुछ और है, वो दूसरी स्टेज पर कुछ और हो सकती है। यानी ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेज पर एंट्री सेम ही बने। 3 स्टेजेस हैं जहां पर हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। पहली स्टेज है बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस
सेकंड है आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स, यानी ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाने से पहले। और थर्ड है आफ्टर फाइनल अकाउंट, यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं रेक्टिफिकेशन इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, यानी जिस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड गलती हुई है हम उस गलती को नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में रेक्टिफाई कर रहे हैं। ठीक। फर्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ सिंगल साइडेड एरर only half rectified entry shall be made। क्या इसका मतलब है, हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेकंड स्टेज में फुल रेक्टिफाइड एंट्री shall be passed in all cases। और फर्स्ट पॉइंट थर्ड कैटेगरी में भी सेम है, यानी सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज का फर्स्ट वाला पॉइंट सेम है। ठीक। सेकेंड पॉइंट, no use of suspense account, suspense account shall be opened। और दूसरा पॉइंट थर्ड स्टेज में सेम है, यानी फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज के सेम है। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट स्टेज में कोई थर्ड पॉइंट नहीं है, सेकंड स्टेज में भी कोई थर्ड पॉइंट नहीं है। थर्ड स्टेज में एक थर्ड पॉइंट और है, दैट इज P&L adjustment account shall also be opened and balance of this account shall be transferred to capital or reserve and surplus।
ठीक है, पहले इसे नोट कर लें, फिर हम इस पर डिस्कशन करते हैं कि ये क्या चीज़ है। हो गया नोट, सबने कर लिया? आ जाता, हो गया नोट सबने? ठीक। अब देखें, सिंगल साइडेड एरर और डबल साइडेड एरर का क्या मतलब है? सिंगल साइडेड एरर का मतलब है कि हमसे गलती केवल डेबिट साइड में हुई है या केवल क्रेडिट साइड में हुई है। डेबिट और क्रेडिट दोनों में गलती नहीं हुई। डबल साइडेड का मतलब हमसे डेबिट में भी गलती हो गई और क्रेडिट में भी गलती हो गई। ठीक, तो ये कह रहे हैं इन केस ऑफ सिंगल साइडेड एरर ओनली हाफ रेक्टिफायर एंट्री शैल बी पास, केवल आधी रेक्टिफायर एंट्री ही बनेगी। अब ये आधी रेक्टिफायर एंट्री कैसे बनेगी, आइए जरा देखें। एक एंट्री है सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय ₹500। हमने सेल्स बुक का टोटल 500 रुपये ज़्यादा लगा दिया। ओवरकास्ट यानी कास्टिंग मतलब टोटलिंग, टोटल हमने ज़्यादा लगा दिया। अब ये बताएं सेल्स बुक का जो बैलेंस है वो क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है? सेल्स का बैलेंस बताइएगा। सेल्स का, सेल्स हमेशा हम क्या करते हैं? क्रेडिट, क्योंकि रेवेन्यू है। ठीक, क्रेडिट करते हैं। अब हमने इसका टोटल ज़्यादा लगा दिया तो इसे क्या करना पड़ेगा सही करने के लिए? कम। अब अगर क्रेडिट साइड को कम करना हो तो हम क्या करें? उसे क्रेडिट करें या और डेबिट कर दें? डेबिट कर दें। ठीक, तो यानी मुझे अगर इस गलती को सही करना है तो मुझे सही करने के लिए सेल्स को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। सेल्स अकाउंट डेबिट। क्रेडिट कैसे करूं? सस्पेंस कर दूं? सस्पेंस को क्रेडिट बताएं। सस्पेंस अकाउंट क्या है? ये क्या है? इमेजिनरी अकाउंट है। और सस्पेंस अकाउंट कब ओरिजिनेट होता है? जब डिफरेंस होता है ट्रायल बैलेंस में। इसका मतलब जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, कोशिश हमने की लेकिन फिलहाल ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा, तो हम टेम्परेरी फेज पर उस डिफरेंस को कहाँ डाल देते हैं? सस्पेंस अकाउंट में, कि ठीक है आगे जैसे जैसे गलती मिलेंगी इस सस्पेंस अकाउंट हम खत्म कर देंगे। इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट का ओरिजिनेशन कब हुआ? जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। ट्रायल बैलेंस बनाते समय सस्पेंस अकाउंट का जन्म हुआ। क्या इससे पहले सस्पेंस अकाउंट था? इससे पहले कोई सस्पेंस अकाउंट? इसका मतलब अगर मैं रेक्टिफिकेशन पहली वाली स्टेज पे कर रहा हूं तो क्या सस्पेंस अकाउंट का कोई यूज होना चाहिए? क्योंकि सस्पेंस अकाउंट तो ओरिजिनेट ही नहीं हुआ। ये तो ओरिजिनेट ही उस दिन होगा जिस दिन मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा। इसलिए मैंने लिखा कि एक तो आधी जो रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी, दूसरा सस्पेंस अकाउंट का कोई यूज नहीं होगा। आधी रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी यानी सेल्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिट कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि डबल एंट्री जब बनती है तो इसका मतलब वो एंट्री दो जगह जाती है। क्या ये एंट्री दो जगह जानी है? ये तो टोटलिंग मिस्टेक है। ये एंट्री तो जानी ही एक जगह है। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई, लेकिन इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे? हमने तो ये सीखा है कि जब सेल्स अकाउंट हम बनाएंगे और हमें इस एंट्री को पोस्ट करना होगा सेल्स अकाउंट में, ये लेजर का परफॉर्मा आपने सीखा है, ये तो होता है। तुम क्या करते हैं? सेल्स अकाउंट डेबिट, तो सेल्स अकाउंट के डेबिट में एंट्री करते हैं 2, और नाम कौन सा लिखते हैं? जो क्रेडिट में होता है। यहाँ तो क्रेडिट में कुछ नाम ही नहीं है, क्या लिखें? जो नाम मान लो यहाँ पे नाम होता है ए, तो हम यहाँ ए रख देते। ठीक, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये एंट्री सेल्स अकाउंट में भी गई है और किसके अकाउंट में गई है? क्या ये एंट्री किसी और अकाउंट में जानी है? ये तो टोटलिंग मिस्टेक थी, तो मैं इसकी एंट्री यहाँ कैसे करूँगा? मैं इसकी एंट्री करूँगा 2 अंडर कास्टिंग एरर पेज 27 या जो भी पेज नंबर है। इसका मतलब ये है कि इस पेज नंबर 27 पर मैंने टोटलिंग मिस्टेक की थी,
उस टोटलिंग मिस्टेक को मैंने यहाँ पे क्या किया है, रेक्टिफाई किया है। ठीक, तो केवल आधी रेक्टिफायर एंट्री ही बनेगी, डेबिट हो जाएगा सेल्स अकाउंट, क्रेडिट कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अगर यही एंट्री मैं सेकेंड स्टेप में बना रहा हूँ तो क्या हुआ होगा, क्योंकि मैंने सेल्स अकाउंट का टोटल गलत लगाया, ज़्यादा लगा दिया, इस वजह से जब मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा तो मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ होगा और मैंने उस डिफरेंस को कहाँ डाल दिया होगा, सस्पेंस अकाउंट में। तो अगर सेम एरर्स को मैं सेकेंड वाली स्टेज पर रेक्टिफाई कर रहा हूँ तो फिर मैं सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस एंट्री बनाऊंगा, क्योंकि जो अमाउंट सेल्स अकाउंट में होनी चाहिए सही, वो अमाउंट मैंने कहाँ लिख रखी है, सस्पेंस में। ठीक, तो मैं एंट्री बनाऊंगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, और अगर कोई और गलती नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट ये एंट्री बनाते ही क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, यानी सस्पेंस अकाउंट इसके बाद खत्म हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट में डेबिट बैलेंस चल रहा होगा 500 रुपये का, और जैसे ही मैं 500 रुपये उसे क्रेडिट करूंगा, सस्पेंस डेबिट क्रेडिट बराबर, सस्पेंस खत्म हो गया, सेल्स सही हो गया। क्लियर, यानी सेम एंट्री दोनों स्टेजेस पर अलग अलग हो सकती है। समझ में आ गया स्टेजेस का। क्या ऐसा है कि हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा उसमें हमें बताया जाएगा? बिल्कुल। अभी तक सीपीटी लेवल पर क्योंकि एमसीक्यू के क्वेश्चन आते थे तो वहाँ ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है तो आपको ये बताया जाएगा कि आप कौन सी स्टेज पर रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, और आपको ये बात ध्यान रख के ही रेक्टिफिकेशन करनी है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको नहीं बताया गया, केवल ये आ गया रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, और 5 या 6 या 7 आपको एरर दे दी गई जिनका रेक्टिफिकेशन आपको करना है, तो आप सस्पेंस अकाउंट यूज़ करके रेक्टिफिकेशन करेंगे और नीचे एक नोट लिख करके आएंगे, क्या, इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इट is assumed that the rectification is done after preparation of trial balance। ठीक है, यानी हम ये assumption ले लेंगे कि ये सारी एरर्स ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद रेक्टिफाई कर रहे हैं। ये बात लिख के आनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर कोई अकाउंट क्रेडिट है, उसे कम करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, डेबिट, और अगर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, यानी किसी भी बैलेंस को अगर प्लस करना है तो हम उसी साइड में जाएंगे, अगर कम करना है तो अपोजिट साइड में जाएंगे। ऐसे ही डेबिट को अगर बढ़ाना है तो डेबिट करेंगे, कम करना है तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, कुछ एरर्स मैं बोल रहा हूँ, हम रेक्टिफाई करके देखते हैं। ठीक है, नोट भी करते रहें। परचेजेज लिखें, परचेजेज रिटर्न बुक, परचेजेज रिटर्न बुक अंडर कास्ट बाय ₹200। परचेजेज रिटर्न बुक, ये सारी रेक्टिफिकेशन अभी जो हम कर रहे हैं ये बिफोर प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, बनाएं। परचेजेज रिटर्न बुक अंडर कास्ट हो गई। परचेजेज रिटर्न का जो बैलेंस है वो क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, और ये अंडर कास्ट, इसका टोटल हमने कम लगाया है तो इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। क्रेडिट को प्लस करने के लिए और क्रेडिट करेंगे, यानी 2 परचेज रिटर्न। डेबिट किसे करें, डेबिट किसी को भी, अगर यही एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद रेक्टिफाई करते तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर लेते। और एक एंट्री लिखें, सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट बाय ₹300। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, और ये ओवरकास्ट यानी इसका टोटल हमने ज़्यादा लगा दिया तो इसको माइनस करना है। डेबिट को माइनस करने के लिए क्रेडिट करेंगे, यानी 2 सेल्स रिटर्न 300 से। डेबिट कैसे करें, डेबिट किसी को भी अगर रेक्टिफिकेशन करेंगे ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद तो फिर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे।
नेक्स्ट एंट्री लिखें रेंट ऑफ रुपीज 500 पेड टू मिस्टर एक्स डेबिटेड टू हिज अकाउंट। रेंट 500 का हमने मिस्टर एक्स को पे किया, उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया। जब एक्स को रेंट पे किया तो हमें क्या एंट्री बनानी चाहिए थी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री हमें बनानी थी। और क्वेश्चन वो कह रहा है हमने डेबिट कैसे कर दिया? एक्स को, यानी हमने एंट्री बना दी एक्स डेबिट टू कैश। ध्यान रखें कभी भी कैश और बैंक में गलती नहीं होगी। हमें मान के रेक्टिफिकेशन करते हैं कि कैश और बैंक में गलती नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कैश और बैंक पर्सन बिजनेसमैन हमेशा शाम को मैच करता है, यानी वो देखेगा कि उसकी बुक्स में कितना कैश आ रहा है और उसके कैश बॉक्स में कितना कैश है। अगर डिफरेंस है तो वो उसी दिन उसको मिला लेगा। तो इसलिए कैश और बैंक में जब तक स्पेसिफिकली ना बताया जाए तब तक हम कैश बैंक को सही नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है। तो हमसे गलती कहाँ हुई? कैश तो ठीक हो गया, गलती हमसे क्या हुई? हमें डेबिट करना था रेंट को और डेबिट कर दिया हमने एक्स। तो जिसे डेबिट करना था और हमने डेबिट नहीं किया उससे क्या करेंगे? अब डेबिट कर देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट। और एक्स के अकाउंट में तो एंट्री ही नहीं करनी थी, इसे हमने गलती से क्या कर दिया है? डेबिट कर दिया है। तो इसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट, यानी रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़ें। परचेजेज ऑफ रुपीज 500 फ्रॉम कमल passed through सेल्स बुक। ठीक, सब्सिडियरी बुक्स तो आपको पता है ना? सब्सिडियरी बुक्स कितनी सब्सिडियरी बुक्स होती हैं? कैश, इन्होंने कहा सेल्स, आपने क्या कहा? सेल्स रिटर्न, सेल रिटर्न, परचेजेस और परचेज रिटर्न, और कोई? दैट इज पैटी कैश फ्लो। बस BR एंड BP। ठीक है, these 7 are the subsidiary books। इनको हम प्राइमरी बुक्स भी कहते हैं। क्या यूज है सब्सिडियरी बुक्स का? क्या कोई बता सकता है क्या ये सब्सिडियरी बुक्स? ये क्या चीज़ है? कहाँ से आई, क्यों आया, क्या इसका यूज़ था? जर्नल का वी ऑल नो, जर्नल एंट्री का यूज़ क्या था कि जैसे ही ट्रांजैक्शन होती है हम उसकी सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, और वो रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं? हम जर्नल में, यानी उसकी जर्नल एंट्री बना देते हैं। तो और उसके बाद लेजर आता है। ये जर्नल और लेजर के बीच में सब्सिडियरी बुक्स घुस गई। ये है क्या? ये तो हमने क्या किया, यानी हम जर्नल एंट्री भी बनाएंगे सबकी और इनकी ट्रांजैक्शन इस बुक में भी रिकॉर्ड करेंगे। इज दैट ओके? बताएं, और कोई आधी बात सही कह रहे हैं? ये बात कोई और इसको ज़्यादा क्लैरिफाई करना चाहता हो तो बताएं। हाँ, अच्छा, पढ़ा है सब्सिडी बुक्स अभी तक? पढ़ा है कभी?
नाम पढ़ा था, थ्योरी में पढ़ लिया होगा शायद। ठीक, देखो मैंने एक दिन बताया था जब हम बात कर रहे थे, देखो क्या था कि जैसे ही ट्रांजैक्शन होती थी हमें उसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी, और हम रिकॉर्डिंग कहाँ करते थे? जर्नल में। और उस जर्नल के हम क्या बनाते थे? उसके बाद लेजर बनाते थे। क्या हुआ कि ये वो ट्रांजैक्शन थी जो उन्होंने बताया कि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, यानी ये ट्रांजैक्शन बिजनेस में बहुत ज़्यादा होती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं पूरे दिन में 100 लोगों को माल बेचूं? हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या मुझे वो 100 एंट्री अलग अलग बनानी पड़ेंगी? बिल्कुल अलग बात, 100 जर्नल एंट्री बनानी पड़ेंगी अलग अलग। और अगर मुझे ये टोटल देखना है मैंने किन किन को माल बेचा है, तो क्या होगा? वो 100 एंट्री मुझे क्या करनी पड़ेंगी? काउंट करनी पड़ेगी। ठीक, ऐसे ही परचेज से रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक, तो ये सोचा गया कि जब इन ट्रांजैक्शंस की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा है तो इनको जर्नल में क्यों लिखा जाए, क्यों ना इसके लिए एक अलग रजिस्टर ही बना लिया जाए। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमें इन ट्रांजैक्शन की बार बार जर्नल एंट्री नहीं बनानी पड़ेगी। जैसे ही इन चीज़ों से संबंधित कोई ट्रांजैक्शन होगी हम उसे उस रजिस्टर में नोट कर लेंगे, और उसका पूरे दिन का जो टोटल होगा उस टोटल को हम कहाँ ले जाएंगे? लेजर में। ठीक, यानी हमने जर्नल एंट्री बनाने की जगह इन ट्रांजैक्शन को सीधे सीधे इनके रजिस्टर में लिखना शुरू कर दिया, और इनका पीरियोडिकल टोटल, इट मे बी डे वाइज, इट मे बी वीक वाइज, इट मे बी मंथ वाइज, उस टोटल को हम सीधे सीधे कहाँ ले गए? लेजर में। यानी 4 दिन का टोटल उठा करके मैंने एक साथ लेजर में लिख दिया सेल्स में। ठीक है, 2 मिसलेनियस और सेल लिख दी मैंने। अब ये देखना है कि भाई ये 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए मैंने जो लिखे हैं, ये माल मैंने गुड्स किन किन लोगों को बेचा है, उसकी डिटेल कहाँ मिलेगी? सेल्स बुक में। मैं रजिस्टर खोलूँगा और मुझे उसमें पूरी डिटेल मिल जाएगी। यानी मैंने रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कहाँ रखी है? रजिस्टर, अपने लेजर में, और जो इरेलीवेंट और डिटेल इन्फॉर्मेशन थी वो कहाँ रखी है? सेल्स बुक में। ठीक, इस समय ये फ़ायदा हुआ कि एक तो बार बार जर्नल एंट्री बनाने से हम क्या हो गए? बच गए। दूसरा, जो ट्रांजैक्शन थी उनका रिकॉर्ड प्रॉपरली एक अलग रजिस्टर में रिकॉर्ड हो गया। ये बताएं सेल्स बुक में कौन सी एंट्री लिखते हैं? ध्यान रखें, केवल क्रेडिट सेल्स। सेल्स रिटर्न में क्रेडिट सेल की सेल रिटर्न। ठीक है, कैश सेल की सेल रिटर्न नहीं लिखेंगे। बताएं, कैश सेल कहाँ लिखेंगे? कैश बुक में। और जब कैश सेल वाला व्यक्ति माल वापस करेगा तो पैसे भी हाथ के हाथ लेके जाएगा, वो भी कहाँ जाएगी? कैश बुक में। ऐसे ही परचेज बुक में कौन सी परचेज आएगी? क्रेडिट परचेज। हमने एक एसी खरीदा, क्या वो भी आएगा? उधार में खरीद लिया एसी, परचेज बुक में लिख दें। अगर बिजनेस यूज में है, नहीं दुकान के लिए खरीदा है, हमारे दुकान में लगाया, तो बताया आएगा? नहीं। हाँ, नहीं, एसी नहीं आए, केवल तब आएगा जब मैं एसी का बिजनेस करता हूँ। यानी परचेज बुक में और सेल्स बुक में केवल गुड्स की क्रेडिट परचेज और गुड्स की क्रेडिट सेल ही आएगी। अगर आप कोई एसेट खरीदते हैं तो वो सेल्स बुक या परचेज बुक में नहीं आएगी। परचेज रिटर्न में क्रेडिट परचेज की परचेज रिटर्न, बीआर में बिल्स रिसीवेबल जो हम रिसीव करते हैं, बिल्स पेबल जो हम बीपी किसी को देते हैं, और कैश बुक में सारे ट्रांजैक्शन जो रिलेटेड टू कैश हैं, जो भी कैश आया और जो भी कैश गया। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शंस बचेंगी वो कहाँ जाएंगी? जर्नल एंट्री, उसकी जर्नल एंट्री बनेगी। यानी इन ट्रांजैक्शंस की अब हमें जर्नल एंट्री बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हमने इन रजिस्टर में लिख दी हैं, और इन रजिस्टर का टोटल उठा के हम सीधे सीधे कहाँ ले जाएंगे? लेजर में ले जाएंगे। इसकी जर्नल एंट्री हम नहीं बनाएंगे। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शंस बचेंगी उनकी जर्नल एंट्री बनेगी। ठीक है, इसीलिए आपको ध्यान होगा कि जब आपने 12th क्लास में शेयर्स का चैप्टर पढ़ा था, और शेयर्स के चैप्टर में कई बार आ जाता था कि आप एंट्री बनाइए और नीचे आता था कैश बुक बनाइए, आता था। तो आप जब जर्नल एंट्री बनाते थे तो बैंक वाली एंट्री सारी छोड़ देते थे, है ना? केवल यानी एंट्री बनाते थे आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री नहीं आती थी। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री आती थी केवल। क्यों? क्योंकि बैंक वाली एंट्री कहाँ चली गई? कैश बुक में।
दिस वॉज द रीज़न कि जब हम कैश बुक बनाते हैं तो वो एंट्री जर्नल में नहीं आती, वो सीधे सीधे कहाँ चली जाती है, कैश बुक में। ठीक है, समझ में आ गया कंसेप्ट। अब यहाँ देखें, यहाँ हमने क्या गलती की, हमने कुछ परचेज किया था कमल से, परचेज किया उधार में, क्रेडिट में, और इसकी एंट्री हमें कहाँ बनानी चाहिए थी, परचेज बुक में, यानी हमें क्रेडिट परचेज की एंट्री बनानी थी, लेकिन हमने गलती से एंट्री कहाँ बना दी, सेल्स बुक में। यानी मुझे एंट्री बनानी थी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कमल, परचेज की एंट्री मुझे बनानी चाहिए थी, लेकिन मैंने एंट्री क्योंकि कहाँ कर दी, सेल्स बुक में। तो एंट्री किस चीज़ की बन गई, सेल्स की, यानी मैंने एंट्री बना दी कमल डेबिट टू सेल्स। अब एक एक करके ठीक करें, मुझे परचेजेज अकाउंट को डेबिट करना था, क्या मैंने परचेज अकाउंट को डेबिट किया, नहीं, तो क्या करें, अब डेबिट कर दो। देखो रेक्टिफिकेशन का बहुत सीधा सा तरीका है, जो काम नहीं किया उसे अब कर दीजिए, और जो काम गलत कर दिया उसे वापस ले लीजिए, यही तो हो सकता है। तो परचेज अकाउंट जिसे मुझे डेबिट करना था मैंने डेबिट नहीं किया, अब डेबिट कर देता हूँ, परचेज अकाउंट ठीक हो गया। सेल्स अकाउंट, क्या मुझे सेल्स अकाउंट में कोई एंट्री करनी थी, नहीं, मुझे सेल्स में कोई एंट्री नहीं करनी थी, मैंने गलती से सेल्स अकाउंट को क्या कर दिया था, क्रेडिट। सही करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो सेल्स को भी क्या करें, डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कमल, कमल को मुझे क्या करना चाहिए था, क्रेडिट, लेकिन मैंने क्या कर दिया, यानी ऐसे समझें कि अगर एक ये सेंटर पॉइंट है और सेंटर पॉइंट से मुझे क्रेडिट साइड यानी यहाँ जाना था, लेकिन मैं गलती से यहाँ चला गया, ठीक, मुझे जाना था यहाँ पर लेकिन मैं यहाँ चला गया, तो मुझे अब कितना चलना पड़ेगा, डबल चलना पड़ेगा। तो कमल को मुझे क्रेडिट करना था लेकिन मैंने गलती से उसे क्या कर दिया था, डेबिट। तो अब मुझे कितनी अमाउंट से कमल को क्रेडिट करना पड़ेगा, डबल से, यानी 500 यहाँ लिखूँगा, 500 यहाँ लिखूँगा, और यहाँ कितने लिखूँगा, 1000। ठीक है, तो रेक्टिफायर एंट्री शैल बी परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कमल। ठीक, कभी भी अगर डाउट हो शुरू में आप ऐसा कर लें कि पहले सही एंट्री बना लीजिए जो आपको बनानी थी, फिर आप गलत एंट्री बनाइए जो बनाई, और उसके बाद रेक्टिफाइड बनाइए। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, आप डायरेक्टली रेक्टिफाइड एंट्री बनाने लगेंगे। दूसरा, इसका यूसेज भी क्या है, एक दिन मैंने बताया था आपको कि जब हम ऑडिट करने जाएंगे बैंक्स में, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, तो उस समय बैलेंस शीट बन चुकी होगी या नहीं बनी होगी, तब उसी का ऑडिट करेंगे। अब हमने जब ऑडिट किया तो हमने कुछ कमियां पकड़ ली, कुछ गलतियां पकड़ी हमने, ठीक, तो उसका सुधार कैसे होगा, उसका रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, ऐसे ही। यानी जब आप बैंक ऑडिट पर जाएंगे और आपको कुछ कमियां मिलेंगी तो आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में वो गलतियां बतानी है, और सबसे लास्ट में उन गलतियों को सुधारने के लिए उसकी रेक्टिफाइड एंट्री भी आप ही को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बता के आनी पड़ेगी। ठीक है, ये बैंक वाले नहीं, ये नहीं कि आपने गलती बता दी और हो गया काम, गलती बताने के बाद रेक्टिफायर एंट्री भी आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बना के आएंगे, जिससे कि जो आपके ऊपर वाला ऑडिटर होगा वो जब बैलेंस शीट कंपाइल करेगा तो उसमें वो एंट्रियां पास करेगा। ऐसे समझें ये चीज़। कितने एसबीआई हैं भारत में, भारत में कितने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैं, बहुत सारे, 10,000, एक, केवल एक स्टेट बैंक है, ठीक, बाकी सब क्या है, ब्रांचेज। तो स्टेट बैंक केवल एक है, तो जब बैंक एक है तो बैलेंस शीट कितनी बनेंगी, लेकिन ब्रांचेज इतनी सारी हैं, तो क्या होगा, स्टेट बैंक के नीचे स्टेट बैंक के जोनल ऑफिस होते हैं, जोनल ऑफिस के नीचे LHOs होते हैं, LHOs कॉल्ड लोकल हेड ऑफिस, जोनल ऑफिस, ठीक। LHO के नीचे
आरबीओ रीजनल ब्रांच ऑफिस, यानी जोन के बाद लोकल हेड, उसके बाद आरबीओ, और आरबीओ के नीचे बीओ ब्रांच ऑफिस, जो जिसमें हम चाहते हैं। ठीक है, यहां पर पब्लिक डीलिंग होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, ब्रांच ऑफिस की बैलेंस शीट बनेगी, यानी हर ब्रांच की अलग अलग बैलेंस शीट बनेगी। और जब यहां पर ऑडिटर ऑडिट करेगा तो वो ऑडिट में गलतियां ढूंढेगा, और गलतियों को ढूंढने के बाद अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्या लिखेगा, वो रेक्टिफाइड एंट्री लिखेगा। उसके बाद अगर ये 3 ब्रांचेस इस आरबीओ के अंडर में आती हैं तो इन तीनों बैलेंस शीटों को कंबाइन करके एक बैलेंस शीट बनेगी इस आरबीओ की। और जब ये बैलेंस शीट बनेगी तो इसमें वो रेक्टिफिकेशन जो ब्रांच ऑफिस वाले ऑडिटर ने बताए थे वो यहाँ पर किए जाएंगे। उसके बाद आरबीओ का ऑडिट होगा, और जो आरबीओ का ऑडिटर होगा वो यहाँ पर गलतियाँ देखेगा और रेक्टिफाइड एंट्री बनाएगा। फिर इन तीनों आरबीओ की बैलेंस शीट मिला कर क्या बनेगी, इस एलएचओ की बैलेंस शीट बनेगी। तो यहाँ के जो रेक्टिफिकेशन होंगे वो एलएचओ वाली बैलेंस शीट में किए जाएंगे। फिर एलएचओ की बैलेंस शीट का ऑडिट होगा, ठीक, यहाँ पर रेक्टिफिकेशन बताए जाएंगे। फिर इनकी बैलेंस शीट कंबाइन होकर के एक जोनल ऑफिस की बैलेंस शीट बनेगी, यहाँ के रेक्टिफिकेशन यहाँ पर होंगे। और लास्ट में फिर सारे जोनल ऑफिस की बैलेंस शीट कंबाइंड होकर के एक बैलेंस शीट बनेगी एसबीआई की, जो यहाँ पर रेक्टिफिकेशन आए होंगे वो सब यहाँ पर करेक्ट होंगे। यानी हर स्टेज पर रेक्टिफिकेशन होना है। और ये सारे रेक्टिफिकेशन कैसे करने हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। ये सारे ऑडिट कैसे करने हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। तो ये रेक्टिफिकेशन का इंपॉर्टेंट है कि जो चैप्टर हम आज यहाँ पढ़ रहे हैं ये चैप्टर आगे कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, बट इसका यूज़ आपको हर स्टेज में करना पड़ेगा। ये एंट्री जो हम सीख रहे हैं अभी, ये एंट्री आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बनानी ही बनानी पड़ेगी। ठीक है, कुछ मैंने आपको शीट भेजी है व्हाट्सएप पे, ठीक। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने, केवल 2 क्वेश्चन करने हैं, फर्स्ट और सेकंड। दोनों क्वेश्चन में 15-15 एंट्री हैं बस, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप कल करके लाएं, जितना भी हो सकता है, ठीक। उनको हम कल डिस्कस करेंगे। जो परेशानी होगी मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन में आगे और कर दें तब बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे क्या करेंगे। तो फिलहाल केवल क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो शीट मैंने दी है उस शीट के ये 2 क्वेश्चन करके लाइए, ठीक है। मैं रीमा मैम से बोल भी दूंगा, रीमा मैम इसके प्रिंट भी निकाल देंगी, ठीक है। तो आप प्रिंट भी मैम से ले सकते हैं, ठीक है। इतना करके आएँ, बाकी हम कल पढ़ेंगे फिर आगे।